हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल पाथ। तो थोड़ा लॉन्ग डिले के बाद वी आर बैक विद द जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर मेंस लेक्चर सीरीज। तो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8। यहाँ हम एसपीटी एक्ट का पार्ट 2 यानी चैप्टर 4 to 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ द सिविल पाथ पर। तो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द एसपीटी वीडियो। मैं जान रही हूँ डिले हुआ है और उसके कुछ ऑब्वियस रीजंस थे जो मेरे पर्सनल थे। सॉरी फॉर द डिले। तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द चैप्टर 4। इस वीडियो में हम चैप्टर 4, 5 और 6 को देख रहे हैं एसपीटी एक्ट के। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो हम जानते हैं कि संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट 1949 क्यों लाया गया था। उनके मांझी परगना सिस्टम को बचाने के लिए। इसका एक ही मकसद था, आदिवासी भूमि को बचाना, उनकी विरासत को सुरक्षित रखना। तो आज हम समझेंगे चैप्टर 4, जहाँ लिखा है ज़मीन और इंसाफ के बीच का असली रिश्ता। तो चैप्टर 4 कहता है सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड वैकेंट होल्डिंग्स, और ये डील करता है सेक्शंस 27 to 42 को। तो हमारा जो चैप्टर 4 है यानी कि सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड वैकेंट होल्डिंग्स, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं बंजर भूमियों तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती। तो इसका जो सेक्शन है स्टार्टिंग 27, ये कहता है सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड टू बी मेड बाय पट्टा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। मतलब कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती के लिए पट्टे को जारी करना, पट्टे के जरिए बंजर भूमि की बंदोबस्ती करना। तो इसमें है कि सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड शैल बी मेड बाय अ पट्टा और अमलनामा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। द पट्टा और अमलनामा शैल बी प्रिपेयर्ड इन क्वाड्रुप्लिकेट। वन कॉपी शैल बी गिवन टू द रैयत कंसर्न्ड। वन कॉपी शैल बी सेंट टू द डिप्टी कमिश्नर। One copy shall be sent to the landlord and the fourth shall be retained by the village headman और मूल रैयत as the case may be। मतलब ये कानूनी भाषा है जिसमें कहा जा रहा है कि बंजर भूमि की जो बंदोबस्ती होगी ना, वह निहित प्रपत्र में पट्टे के द्वारा की जाएगी। पट्टा जो कि क्या होता है कि पट्टे की 4 प्रतियां तैयार की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि बहुतों को मालूम होगा पट्टा क्या है और बहुतों को नहीं मालूम होगा। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो पट्टा है वो क्या है। तो बेसिकली पट्टा जो होता है ना, पट्टा का मतलब होता है लैंड टाइटल डीड। लैंड टाइटल डीड यानी कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रूफ होता है कि किस आदमी को किस लैंड का पोजीशन और राइट्स दिए गए हैं। वही एक प्रूफ देता है कि भैया किस बंदे के पास ये ज़मीन है और इसका ये मालिक है। दैट इज़ द पट्टा, मीन्स लैंड टाइटल डीड। और इसी में एक और टर्म है सेटलमेंट, जिसको हिंदी में कहा जा रहा है बंदोबस्ती। तो ये बंदोबस्ती को भी हम समझ लें कि ये बंदोबस्ती क्या है। तो सेटलमेंट का मतलब है कि लैंड का सर्वे करके उसका रिकॉर्ड बनाना और डिसाइड करना कि कौन उस लैंड का राइटफुल होल्डर होगा। एसपीटी एरिया में सेटलमेंट हमेशा ट्रेडिशनल कस्टम्स और ट्राइबल यूजेस के अकॉर्डिंग होता है, नॉट लाइक जनरल लैंड रेवेन्यू लॉज। देखो एसपीटी की जो एरियाज होते हैं वो थोड़े स्पेशल एरिया हो गए है ना, वो एक पर्टिकुलर टेनेंसी एक्ट के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा तो अलग नियम कानून रहेगा नॉर्मल एरियाज़ की तुलना में। तो वही हुआ कि एसपीटी एरिया में जो सेटलमेंट होगा वो हमेशा ट्रेडिशनल कस्टम्स और ट्राइबल यूजेस के अकॉर्डिंग होगा। और रही बात पट्टा की, तो एसपीटी एक्ट में या गवर्नमेंट या सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाएगा। एसपीटी एक्ट में ये सरकार या फिर बंदोबस्ती का जो ऑफिसर होगा सेटलमेंट का, उसके द्वारा ये पट्टा इशू होता है, जिसको सिर्फ मेनली मतलब मोस्टली रैयत को दिया जाता है। और रैयत में कौन होते हैं? टेनेंट्स या कल्टिवेटर्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक एक्सप्लेनेशन थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा सेक्शन नंबर 28, जो कहता है प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन सेटलिंग वेस्ट लैंड और वैकेंट होल्डिंग्स। 27 को लगता है मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। तो इंग्लिश मैंने रीड की थी तो इसकी मतलब इसका एक्सप्लेनेशन मैं कह देती हूँ कि सेक्शन 27 कहता है कि बंजर भूमि को बंदोबस्ती निहित प्रपत्र में पट्टे के द्वारा की जाएगी। ठीक है, पट्टे के द्वारा की जाएगी। हमने जाना पट्टा क्या है। इसको फिर ना जो भी ये पट्टा या अमलनामा होगा वो क्वाड्रुप्लिकेट, मतलब इसकी 4 कॉपियाँ बनाई जाएंगी। क्वाड मतलब हो गया ना 4। तो इसमें इसकी 4 प्रतियां तैयार होंगी, जिसमें से एक जाएगा द वन कॉपी शैल बी सेंट टू द लैंडलॉर्ड। सबसे पहले क्या होगा कि वन कॉपी शैल बी गिवन टू द रैयत, एक कॉपी जाएगी रैयत को।
उसमें फिर जो वो कंसर्न रैयत होगा, फिर उसकी एक अगली कॉपी 1 कॉपी शैल बी सेंट टू द डिप्टी कमिश्नर, अगली कॉपी उपायुक्त को जाएगी, एक जाएगी फिर भूस्वामी को जो है कि लैंडलॉर्ड है, और एक कॉपी जाएगी ग्राम प्रधान को। द फोर्थ शैल बी रिटेन्ड बाय द विलेज हेडमैन और मूल रैयत अथवा मूल रैयत या अथवा नहीं या ग्राम प्रधान को दी जाएगी। तो यही था सेक्शन नंबर 27 जो बता रहा था कि जो बंजर भूमि है उसकी बंदोबस्ती जो है पट्टे के द्वारा की जाएगी, पट्टे के जरिए। अब आ गए हम सेक्शन नंबर 28 की ओर। तो सेक्शन नंबर 28 कहता है प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन सेटलिंग वेस्ट लैंड और वैकेंट होल्डिंग्स, मतलब बंजर भूमि या खाली भूमि की बंदोबस्ती में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत, वो सिद्धांत जो लागू होंगे बंजर भूमि या खाली भूमि की बंदोबस्ती के लिए। तो क्या है भैया ये प्रिंसिपल्स या सिद्धांत? तो सबसे पहला है फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच रैयत एंड हिज कैपेसिटी टू रिक्लेम एंड कल्टिवेट, मतलब प्रत्येक रैयत को उसकी आवश्यकताओं तथा उसे आबाद लायक यानी रहने लायक बनाने और आबाद करने की क्षमता के अनुसार भूमि का उचित वितरण। तो देखा जाएगा कि वो जो रैयत है जिसको ज़मीन देनी है वो उस ज़मीन की मतलब उसकी आवश्यकता है कि नहीं उसको उस ज़मीन की, और क्या वो उसे रहने लायक बना पाएगा या उसकी क्षमता है कि वो उस ज़मीन पर रह कर उसको आबाद कर सके, तो वो ध्यान दिया जाएगा। पहला पॉइंट ये है। फिर क्या है कि एनी स्पेशल क्लेम फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू द विलेज कम्युनिटी सोसाइटी और स्टेट, मतलब कि ग्राम जनता समाज या राज्य के प्रति की गई सेवाओं हेतु कोई विशेष दावा अगर कोई करता है कि जो ग्राम का प्रधान है, ग्राम जनता समाज या राज्य के प्रति की गई सेवाओं के लिए कोई विशेष दावा करना। फिर अगला हुआ कंटिग्यूटी और प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वेस्ट लैंड टू जमाबंदी लैंड ऑफ द रैयत, मतलब रैयत की जमाबंदी भूमि से बंजर भूमि का सानिध्य या साम्य। फिर अगला पॉइंट है प्रोविजन फॉर लैंडलेस लेबरर्स हु आर बोनाफाइड परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज एंड आर रिकॉर्डेड फॉर अ ड्वेलिंग आर इन द विलेज, मतलब कि उन भूमिहीन श्रम जीवियों हेतु व्यवस्था जो गांव के वास्तविक स्थायी निवासी हैं तथा जिनके संबंध में दर्ज है कि वो गांव में उनके पास रहने का घर है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स प्रिंसिपल जो कि फॉलो किए जाएंगे, देखे जाएंगे जब भी वेस्टलैंड यानी खाली भूमि या बंजर भूमि की बंदोबस्ती की जाएगी। अब अगला है सेक्शन नंबर 29, और हमारा सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है? अमूल रैयत प्रधान और विलेज हैंडमैन not to settle wasteland or vacant holding with himself or co-मूल रैयत without the sanction of the deputy commissioner, मतलब कि उपायुक्त की स्वीकृति के बिना जोत की बंदोबस्ती नहीं किया जाना। सारा जो रोल है ना इधर एसपीटी या सीएनटी एक्ट में बहुत बड़ा रोल है उपायुक्त का, डिप्टी कमिश्नर का। इसीलिए तो जो स्पेशल वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ डीसी कहलाते हैं और बाकी स्टेट्स में आप सुनते होंगे कि डीएम होते हैं, ठीक है। तो फिर ये सेक्शन 29 आगे हम देखते हैं कि क्या कहता है। वो कहता है कि अमूल रैयत प्रधान और विलेज हेडमैन शैल नॉट सेटल एनी वेस्ट लैंड और वैकेंट होल्डिंग विथ हिमसेल्फ और एनी को मूल रैयत विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन इन राइटिंग टू ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, मतलब कि क्या हुआ कि कोई मूल रैयत प्रधान या ग्राम प्रमुख उपायुक्त की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्ती नहीं करेगा, मतलब पूरा लिखित लेना है स्वीकृति उपायुक्त की, ठीक है, बंदोबस्ती करने के लिए। अब आया सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 कह रहा है वैकेंट होल्डिंग नॉट टू सब डिवाइडेड फॉर पर्पज ऑफ सेटलमेंट, मतलब कि बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाएगा, सब डिवीजन नहीं होगा सेटलमेंट के उद्देश्य से किसी जोत का। इसका मतलब ये हुआ कि नो वैकेंट होल्डिंग शैल बी सब डिवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द अप्रूवल ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, यानी कि जमींदार की सहमति तथा उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए जोत उपविभाजन नहीं किया जाएगा। मतलब यही हुआ कि आदिवासी किसानों की ज़मीनें गैर आदिवासी जमींदारों द्वारा शोषण से सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह कानून जो सेक्शन नंबर 30 है वह आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाता है।
अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 31। तो सेक्शन 31 कहता है 2 और मोर विलेज हेडमैन को मूल रैयत और लैंडलॉर्ड्स टू सेटल वेस्ट लैंड जॉइंटली। मतलब कि दो या उससे अधिक ग्राम प्रमुखों, सह मूल रैयतों या जमींदारों का संयुक्त रूप से बंदोबस्ती करना। यानी कि except as otherwise provided in this act where there are 2 or more village headmen, co-मूल रैयत or landlords in a village held jointly by them, and the settlement of wasteland has not been made jointly by all such village headmen, co-मूल रैयत or landlords, as the case may be, the settlement may on objection be set aside or modified at the discretion ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ी, ये एक्चुअली मैंने एक्ट से डायरेक्ट उठा कर लिखी है, तो इसका जो मीनिंग है मैं थोड़ा समझा देती हूँ, लाइन समझ नहीं आएगी ऐसे। तो सेक्शन 31 कहता है 31 कि जब 2 या उससे अधिक ग्राम प्रमुख, सह मूल रैयत या जमींदार द्वारा संयुक्त गांव में किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती यदि संयुक्त रूप से नहीं की गई, तो आपत्ति होने पर उपायुक्त उस बंदोबस्ती को रद्द या संपरिवर्तित कर सकता है। ठीक है, सारा पावर डीसी के हाथ में है। अब आ गया सेक्शन नंबर 32। तो अपना सेक्शन 32 क्या कहता है? ऑब्जेक्शन बिफोर द डिप्टी कमिश्नर अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड एंड वैकेंट होल्डिंग्स। तो इसका ये क्या हुआ कि बंजर भूमि तथा खाली जोत की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के पास आपत्ति। तो ये जो 3 पॉइंट है मैं रीड नहीं करी, सीधा एक्सप्लेन करती हूँ। मेन पर्पस क्या है कि इसको आप थोड़ा पॉज करके चाहो तो रीड कर लेना, और नोट्स तो मैं पीडीएफ डालूंगी तो आप बना सकते हो। मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल जो द सिविल पाथ का है उस पर भेजूंगी, इस एसपीटी एक्ट का, और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। ठीक है, तो सिंपली मैं देखती हूँ, बता रही हूँ कि सेक्शन 32 कहता क्या है। तो सेक्शन 32 हमारा कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम प्रमुख या मूल रैयत या जमींदार की बंजर भूमि या खाली जोत को बंदोबस्त करने या बंदोबस्त अस्वीकार करने की क्रिया से क्षुब्ध हुआ हो, यानी दुखी हुआ हो, मतलब उसको पसंद नहीं आई हो उस व्यक्ति को कि जिस तरीके से उसकी ज़मीन की बंदोबस्ती की गई हो, तो जिस तिथि को बंदोबस्ती अस्वीकृत की गई, मतलब उसकी वो खुश नहीं है कि उसकी बंदोबस्ती को अस्वीकार किया गया सरकार के द्वारा, तो जो शिकायती है वो क्या कर सकता है कि जिस तिथि से बंदोबस्ती अस्वीकृत की गई उसके 1 वर्ष के भीतर उपायुक्त के यहाँ आवेदन पत्र दे सकता है। तो ये था पॉइंट, और इसी को आगे थोड़ा ये प्रोसेस क्या है वो यहाँ पे रिटर्न है, तो आप पॉज करके इसको पढ़ लेना और अब हम आगे बढ़ते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 33। तो सेक्शन 33 क्या कह रहा है कि सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड लाइबल टू बी सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन 5 ईयर्स। और ये जो ना मैं इसको थोड़ा स्टार मार्क कर रही हूँ, बहुत बार सेक्शन 33 पूछा गया है जेपीएससी में, इसको ध्यान से अब देखना। तो सेक्शन 33 कहता है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती की रद्दी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद न की जाए। आबाद न की जाए से मतलब है कि उस पर खेती ना की जाए। तो ये एक्ट कह रहा है, सेक्शन कह रहा है, इन द इवेंट ऑफ एनी लैंड सेटल्ड एज अफोरसेड नॉट बीइंग ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट, इट शैल बी ओपन टू द डीसी ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय अ जमाबंदी रैयत, the village headman, मूल रैयत or the landlord as the case may be, to set aside the settlement and to make such resettlement as is permissible under this act or any law or anything having the force of law in the संथाल परगनाज। मतलब ये लाइन कह रही है कि यदि किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती की तिथि से 5 वर्ष के भीतर भूमि आबाद नहीं की गई हो, यानी कि उस पर कल्टीवेशन खेती नहीं की गई हो, तो जमाबंदी रैयत, ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर उपायुक्त को बंदोबस्ती रद्द करने या उसकी पुनः बंदोबस्ती करने का अधिकार होगा। अब सेक्शन 34 देखते हैं हम। तो सेक्शन 34 हमारा कह रहा है, डिप्यूटी कमिश्नर मे सेट अपार्ट विलेज वेस्टलैंड, जाहिर थान और बर्निंग और बरियल ग्राउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग करना, सेपरेट कर देंगे वेस्टलैंड को।
तो इसमें है कि इफ़ द एरिया रिकॉर्डेड एज जाहिर थान और एज बर्निंग or burial ground is found at any time to be inadequate or unsuitable, the DC may, in consultation with the resident Jamabandi Rayyats and the village headman or Mool Rayyat, if any, set apart suitable portions of the village wasteland for the purpose of being used in Jahir Than or burning or burial ground, as the case may be. मतलब यदि जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के रूप में दर्ज कोई क्षेत्र अनुपयुक्त हो तो उपायुक्त गांव में निवास करने वाले जमाबंदी रैयतों तथा ग्राम प्रमुख या मूल रैयत की राय से गांव की बंजर भूमि का भाग इस हेतु अलग कर सकता है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 35। तो सेक्शन 35 है वाटर रिजर्वोयर्स एंड चैनल्स फॉर इरिगेशन एटसेट्रा नॉट टू बी कल्टिवेटेड और कन्वर्टेड टू अदर पर्पसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो सेक्शन 35 क्या कहता है ना कि सिंचाई के लिए जलाशयों या धाराओं आदि का आबाद नहीं किया जाना। बेसिकली कल्टिवेटेड का जो टर्म होता है ये वो कि उसका यूज़ नहीं किया जाना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं रीड करती हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। पहला कह रहा है कि बांध, अहरा, टैंक एंड एनी अदर वाटर रिजर्वॉयर और चैनल्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर द purposes of protection from flood or for irrigation, bathing, washing or drinking shall not be settled for or converted to any other purpose without the consent of the Rayyats and the approval of the Deputy Commissioner. The second point states as no proprietor or landlord shall be entitled to levy any charge for the use of water reservoirs and channels mentioned in subsection 1 for irrigation, bathing, washing और drinking purposes। मतलब कि पहला पॉइंट पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है कि बांध, अहरा, आहर भी बोल सकते हो, पोखर तथा अन्य जलाशय या धाराएं जिनका व्यवहार या तो बाढ़ से रक्षा के लिए कामों के लिए या सिंचाई, स्नान, धोने या पीने के पानी के लिए किया जाता हो, इसकी बंदोबस्ती बिना ग्राम प्रमुख तथा रैयतों या जमींदार की राय या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। मतलब पब्लिक पर्पस के लिए जो वाटर सोर्स यूज़ हो रहा है, वाटर रिजर्वोयर, उसकी जो जमाबंदी होगी बिना जमींदार की राय या उपायुक्त के अनुमोदन के नहीं की जा सकती। एंड द सेकेंड पॉइंट स्टेट्स एज किसी भी जमींदार या मालिक को सिंचाई, स्नान, धोने या पीने के प्रयोजनों के लिए जलाशयों तथा धाराओं के पानी का प्रयोग करने के लिए कोई टैक्स यानी कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। नो प्रोपरेटर और लैंडलॉर्ड शैल बी एंटाइटल्ड टू लेवी एनी चार्ज। तो ये था सेक्शन नंबर 35। तो सेक्शन नंबर 36 कहता है रिव्यूलेट्स और नालाज ऑन द बाउंड्रीज ऑफ विलेजेस, बर्निंग एंड बरियल ग्राउंड्स, बाउंड्री मार्क्स, रोड्स, पाथ्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स नॉट टू बी सेटल्ड। मतलब कि नालों का बंदोबस्त नहीं किया जाना। यही हुआ सेक्शन 36, जो कि आगे कह रहा है कि रेगुलेट्स और नालाज ऑन द बाउंड्रीज ऑफ विलेज, बर्निंग एंड बरियल ग्राउंड्स, कैंपिंग ग्राउंड्स, लैंड बियरिंग बाउंड्री मार्क्स, पब्लिक रोड्स, विलेज पाथ्स, जाहिर थान एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप शैल नॉट बी रिक्लेम्ड और कल्टिवेटेड और कन्वर्टेड टू एनी अदर पर्पसेस बाय एनी रैयत। नो प्रोपराइटर, लैंडलॉर्ड, विलेज हेडमैन और मूल रैयत शैल अप्रोप्रिएट these to their own use nor shall they settle these with any रैयत। यानी कि उन उपधाराओं या नालों का बंदोबस्त नहीं किया जाएगा जो गांव की सीमाओं, शमशानों तथा कब्रिस्तानों, शिविर स्थलों। अगला है सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है रैयत्स राइट टू ग्रेज कैटल। मतलब कि रैयत का मवेशी चराने का अधिकार। तो ये कह रहा है कि ऑल रैयत्स ऑफ द विलेज शैल हैव द राइट टू ग्रेज देयर ओन कैटल विद इन द विलेज on the recorded grazing land and on grazing land set apart by the DC under subsection 2 of section 38 and on village wasteland which is neither excluded from the village wasteland which is neither, अच्छा रिपीट हो गई ये लाइन, तो वही हो कि which is neither excluded from the village under the Santhal Pargana settlement regulation nor reserved or enclosed to promote growth of forest nor set apart under section 34। मतलब कि गांव के सभी रैयतों को अभिलेखांकित चारागाह, उपायुक्त द्वारा चिन्हित चारागाह, संथाल परगना रेगुलेशन के अनुसार अलग की गई भूमि और
वन वृद्धि के लिए रख छोड़ी गई भूमि में अपने मवेशी चराने का अधिकार होगा। यही था मेन लाइन। अब सेक्शन 38 कहता है ग्रेजिंग लैंड शैल नॉट बी कल्टिवेटेड, मतलब कि चारागाह जो है उसको आबाद नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी ऐसी भूमि जो ग्राम चारागाह या गोचर के रूप में अभिलेखांकित हो, किसी व्यक्ति द्वारा बंदोबस्त, आबाद या चराई से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं की जाएगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ अलग से, कि यदि चराई के लिए अभिलेखांकित क्षेत्र गांव के कुल रकबे के 5% से भी कम हो तो उपायुक्त, जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत तथा रैयतों की राय से गांव की बंजर भूमि का समुचित क्षेत्र चराई के लिए अलग कर दे सकता है। पूछा जा सकता है कि सेक्शन 38 में कितना प्रतिशत अगर गांव के कुल रकबे से कम हो चराई की भूमि, तो वो था 5%। अब सेक्शन 39 है रैयत्स राइट टू एक्सकावेट टैंक्स एटसेट्रा अदर देन देयर होल्डिंग्स, मतलब कि रैयतों को अपने जोतों से भिन्न भूमियों में पोखर इत्यादि खोदने का अधिकार। यानी कि रैयत may with the permission of the landlord excavate on lands other than their holdings tanks and other water reservoirs required for drinking and other purposes and may enjoy the fish and other produce of the same according to arrangement made with the landlord। मतलब कि यदि जमींदार की अनुमति से रैयत अपने जोतों से भिन्न भूमियों में पोखर तथा जलाशय खोद सकते हैं, वे जमींदार के साथ किए गए प्रबंध के अनुसार उनकी मछलियों एवं अन्य उत्पादन का उपभोग भी कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 40 यानी धारा 40। तो धारा 40 कहती है राइट्स ऑफ फिशरी इन अ खास टैंक नॉट टू इंटरफेयर विथ रैयत्स राइट, यानी कि खास पोखर संबंधी रैयत के मत्स्य अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना। तो खास पोखर क्या होता है, शायद मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हो, बट मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं फिर से बता देती हूँ। तो खास का ही अर्थ हो गया स्पेशल, मतलब अलग। तो यही हुआ कि खास टैंक या खास पोखर जो है वो बेसिकली इरिगेशन के लिए रिजर्व्ड वाटर बॉडी होता है। ये लैंड के साथ अटैच्ड होता है और ट्राइबल रैयत्स के खेती के लिए यूज किया जाता है। तो क्या है कि एसपीटी में इसका मेंशन किया गया है क्योंकि लैंड और इरिगेशन राइट्स दोनों ट्राइबल के कंट्रोल में होने चाहिए। तो इसी को इंश्योर करना कि ट्राइबल फार्मर्स को पानी मिल सके और उनकी खेती सिक्योर रहे, इसलिए बनाया जाता है खास टैंक यानी खास पोखर। तो उसी खास पोखर में जो मत्स्य पालन होती है उसको लेकर जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो कहता है आर्टिकल 40। तो इसका जो सारांश है इस पूरे पैराग्राफ का, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर लेना, वो ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को किसी पोखर या अन्य जलाशय में मछली मारने का अधिकार हो तो जमींदार या भूस्वामी या मूल रैयत उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। अब हम आ गए सेक्शन 41। 2 सेक्शन बच रहे हैं हमारे इसमें अध्याय 4 में यानी चैप्टर 4 में। तो सेक्शन 41 कह रहा है नो सेटलमेंट ऑफ वैकेंट लैंड होल्डिंग एंड वेस्ट लैंड इन अ पहाड़िया विलेज विद अ नन पहाड़िया, यानी कि किसी पहाड़िया गांव में खाली होल्डिंग तथा बंजर भूमि का गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। तो वही हुआ कि जो पहाड़ियाँ हैं, किसी पहाड़िया गांव में कोई बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती किसी गैर पहाड़िया व्यक्ति के साथ नहीं हो सकती, यही कह रहा है ये लाइन। वही नो वैकेंट होल्डिंग एंड नो वेस्ट लैंड इन अ पहाड़िया विलेज विद द दामिने कोह गवर्नमेंट स्टेट शैल बी सेटल्ड विद अ पर्सन हु इज नॉट अ पहाड़िया। जो टर्म लिखी है दामिने कोह, इसको बेसिकली संथाल परगना के लिए यूज करते हैं, मतलब हिली रीजन और फॉरेस्टेड अपलैंड्स जो संथाल परगना के हिल्स और फॉरेस्ट में ट्राइबल एरियाज के अंडर आते हैं, उसी को कहते हैं दामिने कोह। फिर आ गए हम सेक्शन 42। इजेक्टमेंट ऑफ अ पर्सन इन अनऑथराइज्ड पोजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनाधिकार पूर्ण दखल में हो। यानी कि द डीसी मे एट एनी टाइम ईदर ऑफ हिज ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम pass an order for ejectment of any person who has encroached upon, reclaimed, acquired or come into possession of agricultural land in contravention of the provisions of this act
और एनी लॉ और एनीथिंग हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन द संथाल परगनाज, यानी कि उपायुक्त अपनी इच्छा यानी कि ईदर ऑफ हिज ओन मोशन और प्राप्त आवेदन यानी ऑन एन एप्लीकेशन, प्राप्त आवेदन के आधार पर किसी व्यक्ति को बेदखल कर सकता है जिसने विधि का उल्लंघन करके कृषि भूमि में प्रवेश किया हो या उस पर कब्जा किया हो। तो अब चैप्टर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ सारे सेक्शंस। अब हम चले चैप्टर 5 की ओर। तो अपना चैप्टर 5 डील करता है रेंट से यानी कि लगान से, और यहाँ हमने पढ़ने हैं सेक्शंस 43 to 52। तो चैप्टर 5 हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला सेक्शन है सेक्शन 43, जो कहता है रेंट इन द काइंड नॉट टू बी रियलाइज और रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कोर्ट, यानी कि जिस वस्तु के रूप में लगान नहीं वसूल किया जाना उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Nothing in contract or implied between a landlord, a village headman or a मूल रैयत and a रैयत made before or after the commencement of this act shall entitle the landlord of the village headman or the मूल रैयत to rent in kind whether known as भावली, बटाई, कृसानी, दानाबंदी और अदरवाइज, यानी जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत की वस्तु को जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होगा। इसका एक सब सेक्शन है 43A, उसको हम देख लेते हैं। टाइम फॉर पेमेंट ऑफ रेंट, किस कब रेंट का पेमेंट करना होगा इसके बारे में बात करता है ये। तो 43A कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन द संथाल परगनाज सेटलमेंट रेगुलेशन 1872, a money rent payable by a tenant shall be paid in 4 equal installments falling due on the last day of each quarter of the agricultural year। तो इसका मतलब ये हुआ कि संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी या इसके अंतर्गत तैयार किए अधिकार अभिलेख भूधारक के द्वारा मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में कृषि वर्ष के अंतिम दिन प्रत्येक तिमाही को देय होगा। ये पेमेंट जो रेंट का पेमेंट करना है इसका पहला नियम था। अब सेकेंड रूल क्या कहता है कि every tenant of the or the mortgage of his holding or tenure shall pay each installment of rent before sunset of the day on which it falls due, मतलब कि प्रत्येक भूधारक या अपनी भूधृति का या अपनी जोत का बंधकदार लगान का प्रत्येक किस्त सूर्यास्त के पूर्व जिस दिन लगान जमा कराने की तारीख हो उस दिन पेमेंट करेगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है any installment or part of an installment or rent not duly paid or at or before the time when it falls due shall be deemed to be an arrear, यानी कि लगान का कोई किस्त या उसका अंश जिसे जमा करने की तारीख को या उसके पूर्व भुगतान नहीं करता है तो समझा जाएगा कि यह एक बकाया है, एक एरियर है। ठीक है। यही था आर्टिकल 43A सेक्शन 43A। और अब हम चल दिए सेक्शन 44 की ओर। तो अपना सेक्शन 44 कहता है रैयत विलेज हेडमैन एंड मूल रैयत नॉट लायबल टू ट्रांसफरी ऑफ होना चाहिए यहाँ पे ऑफ लैंडलॉर्ड्स और मूल रैयत इंटरेस्ट फॉर रेंट पेड टू फॉर्मर लैंडलॉर्ड और मूल रैयत विदाउट नोटिस ऑफ द ट्रांसफर, यानी कि हस्तांतरण की सूचना के अभाव में भूतपूर्व भूस्वामी या मूल रैयत को दिए गए लगान के लिए रैयत ग्राम प्रधान और मूल रैयत भूस्वामी या मूल रैयत के हित के अंतरीति को जवाबदेह नहीं, यानी कि इसका पूरा जो निकलता है सेक्शन 44 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक डायरेक्ट अपोजिट हम आगे पढ़ने वाले हैं सेक्शन 49। तो सेक्शन 44 यही कह रहा है कि किसी जमींदार या मूल रैयत का स्वत्व यानी हित हस्तांतरित होने पर कोई रैयत ग्राम प्रमुख या मूल रैयत हस्तांतरण के बाद देय और जिनका हित हस्तांतरित हुआ हो ऐसे भूस्वामी या मूल रैयत को सद्भाव में दिए गए लगान के लिए दायी नहीं होगा जब तक कि स्थानांतरित लगान देने के पहले हस्तांतरण की नोटिस रैयत ग्राम प्रधान या मूल रैयत को ना दे दें। ये भी थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया, इसको मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ। मतलब सेक्शन 44 जो है ना वो ट्राइबल लैंड का ट्रांसफ़र सिर्फ इमरजेंसी या डिस्ट्रेस में गवर्नमेंट अप्रूवल से अलाउड है, ये कहता है। अदरवाइज लैंड का जो ओनरशिप है वो ट्राइबल कम्युनिटी के पास ही सिक्योर रहेगा। यही हुआ मेन इसका जो निकला
जिस्ट। अब हम देख रहे हैं सेक्शन 45 यानी कि पेमेंट ऑफ रेंट बाय पोस्टल मनी ऑर्डर, यानी कि डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान चुकती। तो इसमें क्या है कि पेमेंट ऑफ रेंट बाय अ रैयत टू हिज लैंडलॉर्ड, विलेज हेडमैन और मूल रैयत एज द केस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज होल्डिंग इन एनी विलेज मे बी मेड बाय रिमिटिंग द अमाउंट ऑफ द रेंट बाय पोस्टल मनी ऑर्डर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। A village headman or a मूल रैयत may be like money order remit the amount of rent due from him to his landlord, यानी कि रैयत द्वारा अपने जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर द्वारा जोत का लगान चुकाया जा सकता है। यही था कि मनी ऑर्डर के द्वारा पेमेंट किया जा सकता है। अब है सेक्शन 46। तो सेक्शन 46 कहता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ रेंट बाय ईच रैयत बाय विलेज हेडमैन, मूल रैयत और लैंडलॉर्ड, यानी कि प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखना अनिवार्य है। यही हुआ कि जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत द्वारा प्रत्येक कृषि वर्ष में प्रत्येक रैयत द्वारा देय लगान, उसके द्वारा चुकाई गई रकम, बकाया आदि का लेखा रखा जाएगा, अकाउंट मेंटेन किया जाएगा उसका। सेक्शन 47 ये कहता है रिसीप्ट्स फॉर रेंट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, यानी कि लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद। वही हुआ कि प्रत्येक रैयत जब लगान और उसका ब्याज चुकाएगा तो उसके बाद भूस्वामी या उसके अभिकर्ता से भुगतान करते समय निःशुल्क रसीद पाने का अधिकारी होगा। अब सेक्शन 48 यानी स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर फॉर्म्स ऑफ रिसीप्ट एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि रसीदों एवं लेखों का प्रपत्र राज्य सरकार प्रस्तुत करेगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब आया सेक्शन 49 जो कि डायरेक्ट ऑपोजिट है सेक्शन 44 का। पीछे आपने सेक्शन 44 सुना और अभी ये 49 है ना, ये उसका डायरेक्ट ऑपोजिट है। इसमें है कि रेंट टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन होल्डिंग्स, यानी कि लगान होल्डिंगों पर प्रथम प्रभार होगा। ये हुआ कि वेयर रैयत्स होल्डिंग इज ट्रांसफरेबल द रेंट ऑफ द होल्डिंग शैल बी अ फर्स्ट चार्ज ऑन द होल्डिंग एंड इन केस अ विलेज हेडमैन और मूल रैयत द विलेज रेंट शैल बी a first charge on the holding of the village headman placed as security for payment of such rent, यानी कि जहाँ रैयत का जोत हस्तांतरण योग्य है, जोत का लगान जोत का प्रथम प्रभार होगा और ग्राम प्रधान या मूल रैयत की दशा में ग्राम लगान की चुकती के लिए जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत के जोत पर प्रथम प्रभार होगा। तो मैंने बोला कि सेक्शन 44 और सेक्शन 49 जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो वो रिलेशन अगर हम समझना चाहें तो जो सेक्शन 44 है वो क्या था कि ट्रांसफ़र इन स्पेशल केसेस, जैसे कि मैंने पहले बताया सेक्शन 44 में एक्सेप्शंस दिए गए हैं जहाँ ट्राइबल लैंड का ट्रांसफ़र अलाउड हो सकता है। क्या थे एक्सेप्शंस? वो थे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, इमरजेंसी सिचुएशन, लेकिन ट्रांसफ़र सिर्फ गवर्नमेंट या डीसी के अप्रूवल से ही वैलिड होता है। वहीं जो सेक्शन 49 वो अप्रूवल और रिकॉर्ड की बात करता है। तो सेक्शन 49 जो है वो स्पेसिफिकली रिकॉर्ड्स और अप्रूवल को कवर करता है, जहाँ पे कोई भी ट्रांसफ़र जो सेक्शन 44 के अंडर अलाउड है उसकी जो एंट्री है उसके एंट्री रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो होता है ROR उसमें करना ज़रूरी है। और सेक्शन 49 इंश्योर क्या करता है कि सेटलमेंट और पट्टा रिकॉर्ड में जो अपडेट हो जाए और फ्यूचर डिस्प्यूट्स ना हो, यानी बेसिकली ये लीगल रिकॉग्निशन और डॉक्यूमेंटेशन का ही प्रोसेस है। तो वही था सेक्शन 44 और 49 का आपस में इंटरकनेक्शन। अब हम आगे देख रहे हैं सेक्शन 50। सेक्शन 50 कहता है रिडक्शन ऑफ रेंट फॉर स्पेशल रीजन्स, यानी कि विशिष्ट कारणों से लगान में कमी। अब स्पेशल रीजन कई सारे हैं इसमें, तो जो मोटा मोटी मैं ऐसे हिंदी में बोल देती हूँ कि जैसे कि किसी जोत या हल्के या उसके किसी भाग की मिट्टी में बालू पड़ जाने या किसी कारण से उपज में स्थायी रूप से उपज कम हो जाने पर ये विशिष्ट कारण में लगान में कमी हो सकती है। फिर क्या अगला कारण कि ऐसी जोत का जमींदार नोटिस देने पर भी नोटिस के 6 माह के अंदर सिंचाई संबंधी व्यवस्था करने में असमर्थ रहा हो। और एक था वर्तमान लगान के चालू रहने की अवधि के भीतर प्रमुख खाद्यान्नों के औसत स्थानीय मूल्य यदि किन्हीं अस्थायी कारणों से गिर गए हैं। तो यही 3 कारण थे। अब अगला आ गया सेक्शन 51। वो क्या है ड्यूरेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ रेंट, मतलब कि लगान कमी की अवधि। तो क्या अवधि है भाई? सेक्शन 51 क्या कह रहा है कि अंडर सेक्शन 50 नो फर्दर रिडक्शन, सॉरी यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ कि
where rent has been reduced under section 50, no further reduction of rent shall be granted on the same ground until a fresh record of rights is prepared under the Santhal Pargana settlement regulation, or until a fresh table of rates and rent roll are published under Santhal Pargana rent regulation 1886. तो ये क्या हुआ ना कि धारा 50 के अधीन लगान कम किए जाने पर लगान की और भी कमी उन्हीं कारणों से तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संथाल परगना बंदोबस्त विनियम के अधीन लगान की सूची प्रकाशित नहीं की जाती। यही था सेक्शन 51। अब हम देख रहे हैं सेक्शन 52। ये लास्ट है चैप्टर 5 का सेक्शन। तो सेक्शन 52 कह रहा है पेनल्टी फॉर एग्जेक्शन बाय लैंडलॉर्ड एटसेट्रा फ्रॉम टेनेंट इन एक्सेस ऑफ द रेंट पेएबल, यानी कि देय लगान के अतिरिक्त वसूली पर जमींदार को दंड। यानी द पनिशमेंट विल बी इधर सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months और विथ टाइम विच मे एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और विथ बोथ। यानी कि यदि कोई जमींदार या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त और कुछ वसूल करता है तो उसे 6 माह का साधारण कैद या 500 रुपये का अर्थदंड या फिर दोनों प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। तो कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर 5 यानी अध्याय 5। और हम आज के लेक्चर के लास्ट चैप्टर 6 को देख लेते हैं और उसके बाद 3 बचेंगे 7, 8, 9 जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुरंत कवर करने की कोशिश करूँगी। जो भी डिले हुआ उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आगे देखते हैं हम चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में बस एक ही सेक्शन है, सेक्शन 53। चैप्टर 6 में जो है सेक्शन 53 वो क्या कहता है, एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय लैंडलॉर्ड फॉर सर्टेन पर्पसेस, यानी कि जो कतिपय प्रयोजनों के लिए जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण की बात करता है। तो सेक्शन 53 की जो हेडिंग है वो कहती है एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय लैंडलॉर्ड फॉर बिल्डिंग एंड अदर पर्पसेस, यानी कि भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों से भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण। तो इसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ है जो डील कर रहा है इसके साथ। तो इसको मैं रीड नहीं कर रही, मैं इसको बस ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको रीड करने का मतलब वो एक लंबी रीडिंग फिर एक्सप्लेन करना, इससे अच्छा आप इसको पढ़ लो पॉज करके, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है कि यदि कोई जमींदार किसी पर्याप्त प्रयोजन से जिसका संबंध जोत या जमींदार के हित में हो अथवा किसी धार्मिक या शैक्षिक प्रयोजन से अथवा सिंचाई, कृषि व औद्योगिक उन्नति हेतु अथवा सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने हेतु उस ग्राम के किसी जोत या उसके किसी भाग पर जिस पर ग्राम वासियों का समान अधिकार हो का अधिग्रहण करना चाहे तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। यही था मेन पॉइंट इसका। और कुछ आगे छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मेन इसकी हेडिंग ही इम्पॉर्टेंट है। छोटे पॉइंट में यही हुआ कि उपायुक्त फिर आगे प्रोसेस क्या रहेगा कि वो उपायुक्त उचित जांच के पश्चात ऐसे आवेदन पर अपनी अनुमति दे सकता है या स्वीकार कर सकता है। फिर उसी से रिलेटेड कुछ आगे पॉइंट्स हैं, चाहो तो आप बुक में देख लेना। तो ये था हमारा सेक्शन 53 और बचे हुए जो हमारे चैप्टर 7, 8, 9 मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। तो मेरे साथ 10 सिविल पाथ पर बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना ट्रस्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद लेक्चर में पूरी PDF डाल दूँगी सारे सेक्शंस की, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि जिसका लिंक है इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।